Hello students, welcome to Ratan classes, and today we are going to do one topic, that is cell, the unit of life. जिंदगी एक सफर है सुहाना। बेटा ये सुहाना सफर शुरू कहाँ से होता है? ये सुहाना सफर शुरू होता है सेल से। तो आज हम सेल की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. व्हाई इट इज कॉल्ड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? बिकॉज इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. नाउ लेट्स सी व्हाट इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. बेटा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो इस अर्थ पे एग्जिस्ट करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो किसका बना हुआ है? सेल का बना हुआ है. सेल्स कंबाइन करके बनाते हैं बेटा टिश्यूज, टिश्यू कंबाइन करके बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन कंबाइन करके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम. जैसे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम इकट्ठे होकर बेटा क्या बनाते हैं? बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म, बॉडी, ऑर्गेनिज्म. बेटा अगर हम इस रूम की बात करें, मुझे कोई रूम बिल्ड करना है जिस रूम में हम बैठे हैं, तो मैं सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या लगाऊंगी? मैं ब्रिक लगाऊंगी, फिर एक ब्रिक लगाऊंगी, फिर 4 वॉल्स बनेंगी और फिर एक रूम बनेगा. तो स्मॉलेस्ट यूनिट, वो स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए जो सबसे पहला यूनिट हमने यूज किया वो क्या था? ब्रिक था. ऐसे बॉडी को बिल्डअप करने के लिए जो स्मॉलेस्ट यूनिट लगता है, जो बेसिक यूनिट लगता है, दैट इज cell. So that's why the cell is called the structural unit of the life. Now why it is called functional unit of the life? बेटा जितने भी functions हम perform कर रहे हैं, जो भी function एक body perform कर रही है, that is performed by cells, and सभी cells के function को मिला के एक organism work करता है. That's why it is called as functional unit. All the functions of the body performed by the cells. So now we have talked about cell. Cell is the basic unit of life and structural and functional unit of the life. Now let's see ये cell आया कहाँ से? Who discovered the cell? बेटा Robert Hooke discovered the cell in 1665. He developed his microscope और वो सभी चीजें अपने माइक्रोस्कोप के नीचे देखते थे. उन्हें जो भी मिलता था वो माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करते थे. उन्होंने जो कुछ आइडेंटिफाई किया, ऑब्जर्व किया अंडर हिज ओन माइक्रोस्कोप, उन्होंने उसे एक बुक में पब्लिश किया. दैट बुक इज नोन एज माइक्रोग्राफिया. जितनी डिस्कवरीज उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर की, उसे एक बुक के अंदर डिस्कवर किया. दैट इज माइक्रोग्राफिया. नाउ बच्चे, उन्होंने सेल को कैसे डिस्कवर किया? उन्होंने एक कॉक्स लिया. What is cork? It is the stopper which we add into the bottle mouth. जो वाइन की बोटल्स में, मोस्टली सॉसेस की बोतल में ऊपर कॉक लगा होता है, दैट इज वुडन पार्ट. उसे लिया. उसको उन्होंने जब ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उन्होंने देखा एक हनी कूम लाइक स्ट्रक्चर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हनी कूम लाइक स्ट्रक्चर बेटा? शहद के छत्ते जैसा, मक्खियों के शहद के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर देखा. और उन्होंने क्या देखा बेटा? उसके अंदर स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट्स थे. उन कंपार्टमेंट्स को बेटा उन्होंने कहा एम्प्टी रूम्स. These empty rooms were actually cells. और उन्होंने ये बात ऑब्जर्व की कि प्लांट सेल बेटा, हर एक प्लांट सेल एक टाइप की वॉल से कवर्ड है. हर एक प्लांट सेल के बाहर एक कवरिंग है. उस वॉल को उन्होंने क्या कहा बेटा? सेल वॉल. पर ये रूम अंदर से एम्प्टी थे बिकॉज कॉक सेल इज द डेड सेल. अंदर कुछ भी नहीं था. सिर्फ उन्होंने सेल वॉल देखी और अंदर का एम्प्टी स्ट्रक्चर देखा, तो उन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया. फिर बेटा एक साइंटिस्ट आते हैं, एंटोन वॉन ल्यूइनहुक, जिन्होंने 1674 में बच्चे लिविंग सेल को डिस्कवर किया. उन्होंने पॉन्ड वाटर को देखा. पॉन्ड वाटर में उन्होंने देखा स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं. उन पार्टिकल्स को उन्होंने एमेनिक्यूल्स कहा. And later on it was found that those animalcules were bacteria. तो उन्होंने एक्चुअली पानी में बैक्टीरिया को देखा. और सीमन के अंदर बेटा उन्होंने स्पर्म सेल्स को देखा. तो लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया? एंटोन वॉन ल्यूइनहुक इन 1674. देन बेटा रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की. उसके बाद बच्चे एक कंसेप्ट आता है सेल थ्योरी. व्हाट इज सेल थ्योरी? बेटा एक साइंटिस्ट थे श्वान. उन्होंने क्या कहा? ऑल द एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. और एक साइंटिस्ट थे बेटा शेल्डन. उन्होंने कहा ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स.
दोनों ने अपनी थ्योरी को मिला दिया और बोला ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। बेटा श्वान अगर हमें याद रखना हो कि किसने कहा था कि एनिमल्स सारे सेल के बने होते हैं, ठीक है। श्वान वर्ड इज रिलेटेबल टू स्वैन वर्ड एंड स्वैन is under animals. So what we, how can you remember this? Swan एक जैसा रिजेंबल सा करता है। तो किसने ये बात बोली थी? ऑल द एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, श्वान ने। और शेल्डन जो रह गए उन्होंने क्या कहा? द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। बेटा दोनों ने ये तो एक्सप्लेन कर दिया कि सभी ऑर्गेनिज्म सेल्स के बने होते हैं, बट दे वर नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि सेल आता कहाँ से है। जो ये सेल के बने हुए हैं, ये सेल आ कहाँ से रहा है? तो रुडलफ विर्चो आए, उन्होंने एक्सप्लेन किया omnis cellula e cellula। What does it mean? The cell comes from pre-existing cell। ये सेल कहीं और से नहीं आते, जो पहले सेल होता है उसी में से आते हैं। तो what was cell theory? The modern cell theory was all the organisms are made up of cells, and second point was cell come from pre-existing cell। उसके बाद जब ये सब डिस्कवरी होगी, उसके बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल एंड साइजेस ऑफ द सेल। सो डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस ऑफ द सेल। बेटा जो शेप और साइज है ना सेल का, वो डिपेंड करता है उसके फंक्शन पे। किस टाइप का फंक्शन वो परफॉर्म करेंगे उसके ऊपर उनकी शेप एंड साइज डिपेंड करता है। अब हम आरबीसी की बात कर लेते हैं। बेटा आरबीसी ह्यूमन रेड ब्लड सेल, इसकी शेप डिस्कॉइडल होती है। अगर एक मैं बॉल लूं और उस बॉल को दोनों तरफ से पिचका दूं, जो शेप आएगी वो शेप क्या होगी? आरबीसी की शेप होगी। अब वो ऐसा क्यों है? बिकॉज इट इज ई न्यूक्लिएटेड। और वो ई न्यूक्लिएटेड क्यों है बेटा? क्योंकि उसने क्या ट्रांसफर करनी है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करनी है। अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं, तो डब्ल्यूबीसी की ना बच्चे इर्रेगुलर शेप होती है। इर्रेगुलर शेप होती है। ये इर्रेगुलर क्यों होती है शेप बेटा? क्योंकि बेटा उनको साइट ऑफ इन्फेक्शन पे पहुंचना होता है। दे विल स्क्वीज आउट फ्रॉम द ब्लड वेसल एंड रीच टू द साइट ऑफ द इन्फेक्शन। ओके, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डायबिटिस। Squeezing out of, okay, let me write it here, it is not visible. Squeezing out of the WBC from the blood vessels is called as diapetesis, and they will go to the site of the infection and kill the infection. बेटा नर्व सेल्स क्या होते हैं? इलोंगेटेड और ब्रांच्ड होते हैं, बिकॉज उन्हें मैसेज ट्रांसफर करने होते हैं। जो हमारा मसल सेल है बेटा, दैट इज स्पिंडल शेप। ट्रैकीड्स है बेटा, वो इलोंगेटेड होते हैं, ठीक है। और जो मेसोफिल्स है वो राउंड और ओवल होते हैं। हमारा स्पर्म सेल कैसा होता है? उनके पास टेल होती है, हेड होता है, ठीक है। एंड देन ovum is round in structure. So all the cells have different shapes. Now let's talk about the cell size. बेटा सेल साइज, जो हमारे स्मॉलेस्ट सेल है वो कौन सा है? स्मॉलेस्ट सेल ऑन अर्थ कौन सा है बेटा? माइकोप्लाज्मा। कितना साइज है? 0.3 माइक्रोमीटर्स। और बेटा स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज sperm cell. Largest cell in the human body is ovum, and largest cell on the earth is ostrich egg. Size कितना है बच्चे? 15 to 18 सेंटीमीटर्स, ठीक है। और बेटा जो हमारे प्रोकैरियोट्स हैं उनका साइज कितना होता है? 0.5 micrometers. So these are the size of the different cells. बेटा longest cell कौन सा होता है? Longest cell is nerve cell.
ओके, दिस वाज ऑल अबाउट डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ द सेल। उसके बाद बेटा हमने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म करनी है डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन देयर बॉडी। तो बेटा देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बेसिस ऑन नंबर ऑफ सेल्स। द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मीन्स बेटा वन, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर सिंगल सेल होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी का मतलब होता है बेटा मल्टीपल। ऑर्गेनिज्म विच हैव मोर देन वन सेल, have more than one cell is called मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब बेटा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उसके पास सिंगल सेल है, तो जितने भी फंक्शंस हैं बॉडी के, लाइक एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, सारा काम कौन करेगा? वो सिंगल सेल करेगा। और कोई तो है नहीं ना, किसकी हेल्प लेगा? तो उसे अपना सारा काम खुद से करना पड़ेगा सिंगल सेल को। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बेटा देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास बहुत सारे सेल्स हैं, तो वो अपना काम डिवाइड कर देगा। डाइजेस्टिव सेल्स को बोलेगा तुम डाइजेशन में हेल्प करो, रेस्पिरेटरी वालों को बोलेगा रेस्पिरेशन में हेल्प करो। बिकॉज बेटा जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है सिंपल ऑर्गेनिज्म है। अब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के साथ बहुत सारे फंक्शन होते हैं करने को, तो अगर एक सिंगल सेल सारा काम करेगा तो इट विल नॉट एबल टू डू। ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मुझे एक घर बनाना है, ठीक है। घर बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, सीमेंट, बजरी एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग। फिर उसकी स्लरी बनाते हैं, फिर ब्रिक रखते हैं, उसके ऊपर स्लरी पेस्ट करते हैं, देन हम दूसरी ब्रिक रखते हैं, ऐसे कर करके हम घर बनाते हैं, ठीक है। अगर वो घर मैं अकेले बनाने लग जाऊं तो मैं क्या करूंगी? मेरी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। खुद ही रॉ मटेरियल ला रही हूँ, खुद ही उसको अरेंज कर रही हूँ, खुद ही स्लरी बना रही हूँ, फिर उसके ऊपर लगा रही हूँ, तो ये सारा काम मैं खुद से कर रही हूँ, तो माई एफिशिएंसी विल डिक्रीज। बट इफ आई हैव अ टीम ऑफ मेंबर्स, ठीक है, मेरे पास टीम है, मैं उनको क्या कहूंगी? कुछ लोग रॉ मटेरियल लेके आओ, कुछ लोग ब्रिक्स को अरेंज करो, कुछ लोग स्लरी बनाओ, कुछ लोग ट्रांसपोर्ट करो, और ऐसे मेरा काम क्या हो जाएगा? आसानी से हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ लेबर। इन डिवीजन ऑफ लेबर ईच सेल इज गिवन अ स्पेसिफिक फंक्शन। सभी सेल्स को अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन करना है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म के सारे फंक्शंस होंगे। Is that clear? What is the difference between unicellular and multicellular organism? The unicellular organisms are simple organisms, but multicellular organisms are complex organisms. बेटा यूनिसेलुलर के पास तो सिंगल सेल है, किसी को कोई काम दे नहीं सकता है, सारा काम खुद से करना पड़ेगा। पर मल्टी सेलुलर के पास बहुत सारे सेल्स हैं, तो हर एक सेल को स्पेसिफिक फंक्शन दे दिया जाएगा, और वो सेल वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा, और उन सब के इकट्ठे फंक्शन से एक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करेगा अपने फंक्शंस को। बेटा नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, देन वी विल डिस्कस अबाउट प्रोकैरियोट्स इन डिटेल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।